मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, देखो अभी हम लोग ना समझने के लिए जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कैसा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने ना इसको एक चार्ट में समराइज करने की कोशिश करी इंडिया के जुडिशरी सिस्टम को। देखो हम लोग ना इंडिया के जुडिशरी सिस्टम को समझेंगे। जब 1950s में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तो वो टाइम पे इंडिया का जुडिशरी सिस्टम क्या था और राइट नाउ अभी क्या है ये सीखेंगे। एंड 2019 में मेजर चेंजेस हुए, तो 29 ऑनवर्ड्स भी देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 जनवरी 1950 को, तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल थे 395, टोटल पार्ट हुआ करते 22 एंड टोटल शेड्यूल थे 8। बट जब ईयर 2019 के बाद का हम स्ट्रक्चर देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यहाँ पे आर्टिकल हो गए 470 एंड पार्ट हो गए 25 एंड टोटल शेड्यूल कितने हो गए 12। आई बात समझ में। अब क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्यों कर रही हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, उसका ओरिजिन कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आई बात समझ में। तो इसीलिए आपको ये भी समझना जरूरी है कि जो जुडिशरी सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से, किस जगह से हम इसकी बातें कर रहे हैं। देखो हमारे वहाँ पे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल, जिसको जैसे एक्ट पढ़ते हो तो उसमें सेक्शन वर्ड यूज करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में हम आर्टिकल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। 395 आर्टिकल्स थे एंड इसमें कुछ आर्टिकल्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं, कुछ आर्टिकल्स हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना यार। तो इसीलिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि इंडिया का जुडिशरी सिस्टम का जो ओरिजिन है वो क्या है। तो जुडिशरी सिस्टम का ओरिजिन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था और राइट नाउ कैसा है। 1950s में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कुल 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड यहाँ पे हमारे पास 8 शेड्यूल हुआ करते थे। 2019 ऑनवर्ड्स मेजर चेंजेस हुए, 470 आर्टिकल हो गए, 25 पार्ट हो गए एंड शेड्यूल 12 हो गए। आई बात समझ में। अब बात करते हैं इंडिया के जुडिशरी सिस्टम की। यार इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके के पिरामिड की तरीके से बनता है इंडिया का जुडिशरी स्ट्रक्चर। मैम ये क्या है, ये देखो क्या है, देखो सबसे इंडिया का जुडिशरी स्ट्रक्चर कुछ इस हायरार्की में है, जहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग रखते हैं, सेकंड पे हम लोग हाई कोर्ट को रखते हैं एंड लास्टली हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स है ना, इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे ना। तो ये कुछ इस तरीके के पिरामिड में बनेगा, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1774 में बनाया गया था, बट क्योंकि हम आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करेंगे तो हम इंडिपेंडेंस की बात भी करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट 1774 में फॉर्म हो गया था। बट वो टाइम पे आजाद भारत नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिशर्स ने भी सुप्रीम कोर्ट को फॉर्म किया था 1774 में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे 26 होगा। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने पढ़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फिफ्थ में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यानी कि अगर किसी भी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कितनी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे काम करते हैं, कैसे इनका रिटायरमेंट होता है, कितना इनका टेन्योर होता है, कितनी इनकी एज होती है, तो ये सारी चीजों की जानकारी आपको पार्ट 5 में दे रखी है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अभी कितने पार्ट है, 25, जिसमें से पूरा एक पार्ट 5 हमारी किस बारे में बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। अच्छा एंड कितनी आर्टिकल डील करती है इसके बारे में, देखो यहाँ पे हमारे पास 124 से लेके 147 आर्टिकल तक आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हो। समझता है ध्यान से ये बात को। 124 टू 147 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कही गई। जब स्टार्टिंग में 1950s में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को फॉर्म किया, बनाया और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा, तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस पता है कितने हुआ करते थे, 8, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे एंड 7 अदर जजेस हुआ करते थे, ठीक है। एंड इन जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनका अपॉइंटमेंट तो करते हैं प्रेसिडेंट, एंड जो 7 अदर जजेस थे
इनका अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस प्रेसिडेंट मिलके करते थे, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक पर्सन होते हैं जिनको बोलते हैं चीफ जस्टिस, है ना। एंड ये चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कहाँ पे होता है? पार्लियामेंट में होता है। एंड कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर जो अदर जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलके, दोनों लोग मिलके क्या करते हैं? अदर मेंबर्स को, अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। बट स्टार्टिंग में 1950s में हमारे वहां पे सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस थे 8। बट राइट नाउ अभी सुप्रीम कोर्ट में 2019 ऑनवर्ड्स मेजर चेंजेस हुए और अब हमारे वहां पे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं 34, यानी कि 34 जजेस हैं, जिसमें से एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 है हमारे अदर जजेस। आई कहानी समझ में? एंड फिर से मैं आपसे पूछती हूँ, जल्दी से बताओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? एंड अदर 33 जजेस को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? इनका अपॉइंटमेंट कहाँ पे होता है? पार्लियामेंट में होता है। पक्का पक्का, ठीक है। अच्छा, नाम मूव करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट को फॉर्म किया गया था 1862 में, गलती से यहाँ से 19 हो गया था, 1862 में। 1862 में हमारे वहां पे हाई कोर्ट आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट की बात करते हैं। कौन कौन से हमारे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है? तो कैलकाटा, मद्रास एंड मुंबई, ये हमारे 3 ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। एंड 4th ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, आपको जान के हैरानी होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी कि यूपी का जो हाई कोर्ट है वो 4th ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, ठीक है। राइट नाउ इंडिया में अभी 25 हाई कोर्ट है। इंडिया में अभी 25 हाई कोर्ट है, ठीक है ना यार। एंड एक हाई कोर्ट के पास 3 स्टेट्स को देखने की जुरिडिक्शन हो सकती है, यानी एक हाई कोर्ट 3 स्टेट्स को गवर्न कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी आपको बता दूं, हमारे पास 2 नए स्टेट्स ऐड हुए हैं। पता है आप लोगों को कौन कौन से? जल्दी से बताओ। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ये तो था ही, बट अभी ये यूटी आ गया सेपरेट। इसके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान हुआ करते थे ना, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। स्टेट तो था ही हमारा, समझ रहा है, बट अभी इसको यूटीज में कन्वर्ट कर दिया और एक नया स्टेट हम लोगों ने बनाया। कौन सा? लद्दाख। ये 2 नए यूटीज बने 2019 में। और आपको पता है एक हाई कोर्ट इन दोनों को ही क्या कर रहा है? देख रहा है, यानी कि मैम लद्दाख के और जम्मू एंड कश्मीर के जो हाई कोर्ट है वो एक ही होएगा। आई कहानी समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में? 25 है। एक हाई कोर्ट के पास कितनी जुरिडिक्शन है? 3, है ना। एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अभी नए यूटीज बने। एंड अगर ये नए यूटीज बने तो यहाँ पे एक ही हाई कोर्ट इन दोनों यूटीज को क्या कर रहा है? आर्बिट्रेट कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैम कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल में हाई कोर्ट की बात की जाती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में हम लोग हाई कोर्ट की बात करते हैं। एंड आर्टिकल 214 टू 231, है ना, 214 से लेके 231 तक के जो आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। आई कहानी समझ में आप लोगों को? तो कुछ ये है हमारी इंडिया की हायरार्की, जो कि आपको यहाँ पे मिल गई एक पेज में, ठीक है। अब आ जाओ, आपकी एक बार मैथ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या है हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे देखो सर, सबसे पहले जो सबसे बड़ी बॉडी है वो कौन सी है हमारे वहाँ पे जुडिशरी की? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एंड ये अपेक्स बॉडी है, इससे बड़ी कोई और बॉडी नहीं है, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आता है तो वो पूरे इंडिया के लिए क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो यार, सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। बट आपको तो मोटा मोटी पता है ना सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट कब आया था? ये अंग्रेजों के टाइम में आया था 1774 को। बट ऑफकोर्स हम तो आज़ाद भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज़ाद भारत में सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था तो उसके बाद ही आया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126, और ये इंडिया की सबसे बड़ी जुडिशरी बॉडी होती है। इससे बड़ी कोई और जुडिशरी बॉडी नहीं हो सकती, ठीक है। And the principal bench of the Supreme Court consists of 7 members, including the Chief Justice of India. तो स्टार्टिंग में 1950s में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने थे? 7 जजेस, 1 चीफ जस्टिस, टोटल मिला के 8, है ना। बट राइट नाउ अभी कितने हैं? 34, 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। बोल भाई, इतनी कहानी समझ में आती है? अच्छा, जल्दी से बता दो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? 5th पार्ट में। कितने से कितनी आर्टिकल डील करती है इसके बारे में? 124 टू 130,
वेरी नाइस। आ जाओ हाई कोर्ट की बात करते हैं। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द हाई कोर्ट, है ना। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई, वहाँ से मेरा कोई मुकदमा चल रहा था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो मुझे ऑर्डर दिए मैं उनके ऑर्डर से एग्रीव्ड हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मेरे फेवर में ऑर्डर नहीं दिए या मैं उनके ऑर्डर से बहुत सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं हाई कोर्ट जा सकती हूँ अपनी प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाई कोर्ट का मतलब है हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। एंड आर्टिकल 214 में डील करते हैं हम लोग किसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। एंड द हाई कोर्ट एज अपीलेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। प्लीज देखेंगे ध्यान से हाई कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर है। ये कहते हैं हाई कोर्ट के पास अपीलेंट पावर भी है। मान लो फॉर एग्जाम्पल लोअर कोर्ट ने हमें कोई ऐसा ऑर्डर दिया जिससे मैं एग्रीव्ड हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ, तो मैं किसके पास जा सकती हूँ, हाई कोर्ट के पास, यानी अपील करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया, तो मेरे ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम किसके पास जा सकते हो, सर के पास जा सकते हो यार, है ना, कि सर मैम ने तो ऐसे ऐसे कह दिया है और हम नहीं जानते और ऐसा ऐसा नहीं, अब आप बताओ क्या करें। तो आप मेरे रिस्पेक्ट में अपील कर सकते हो सर के पास। ठीक वैसे ही अपील का मतलब होता है जब आपने किसी एक जगह पे अपना मुकदमा फाइल किया, वहाँ से उस कोर्ट से लोअर कोर्ट से आपको ऑर्डर आए बट आप लोअर कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो, तो फिर ये रिस्पेक्ट में आप अपील करते हो, है ना। तो अपील, हम हाई कोर्ट को अपीलेंट कोर्ट भी बोलते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब अगर मेरा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और किसी पर्सन ने मुझे बोलने से मना कर दिया, ये बताओ मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो गया क्या? मैं डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करने पे डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकती हूँ? यस। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, आर्टिकल 14 से लेके 32 तक में हम लोग फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ते हैं, और अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। और आपको पता है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। क्या बात कर रहे हो मैम? अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है तो जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट भी है, मतलब मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। यस, हमारे वहाँ पे हमारे को ये पावर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 32 कहती है कि अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है तो ये केस में वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। आई कहानी समझ में? तो इसका मतलब है हाई कोर्ट, हम कहीं से एग्रीव्ड हैं तो उस बात को लेके भी हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो अपीलेंट हो गया। और हम डायरेक्टली हाई कोर्ट पहुंच जाएं तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और एक होता है सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजरी का मतलब होता है कि मान लो जैसे कोविड का टाइम पीरियड था तो आपने देखा होगा कि हमारे जो सरकार है उसने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने से बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे, कुछ के बिजनेस ठप हो गए, किसी के पास घर में खाने को पैसे नहीं थे, उनको जॉब पे जाना था, काम करना था। सरकार लॉकडाउन की डेट बढ़ाई जा रही थी। तो इस पे ना इलाहाबाद हाई कोर्ट सामने आता है और वो योगी जी से कहता है, योगी जी देखिए बहुत हो गया लॉकडाउन, आप लॉकडाउन धीरे धीरे खोलिए क्योंकि लोगों को बड़ी समस्या हो रही है इस चीज़ से। यानी कि मैम यूपी में चीज़ें सही चल रही है या नहीं चल रही है, इसके रिस्पेक्ट में कोर्ट सुपरवाइज भी करता रहता है और सुपरवाइजरी ऑर्डर भी दे सकता है। यस ऑफ कोर्स, सुपरवाइजरी ऑर्डर भी दे सकता है, सुपरवाइज करता रहता है कोर्ट। अगर मान लो फॉर एग्जांपल इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यूपी हाई कोर्ट है, पूरे यूपी को देखता रहता है कि यूपी में चीज़ें सही चल रही है कि नहीं चल रही है, सरकारें चीज़ें सही से कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर नहीं करेंगी तो कोर्ट उसको सुपरवाइज भी कर सकता है। ठीक है ना यार? तो इसका मतलब है हमारे पास हाई कोर्ट के पास पावर है सुपरवाइजरी भी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द हाई कोर्ट सुपरवाइजरी पावर। इन इंडिया देयर आर कितने कोर्ट्स? 25 courts, one for each state and union territory, and one for each state and union territory, and 6 states share a single high court, है ना, और 6 स्टेट एक सिंगल हाई कोर्ट को भी शेयर कर सकते हैं। मतलब 3 के पास पावर है। अभी राइट नाउ एक साथ 6 स्टेट एक ही हाई कोर्ट के सहारे हैं, छोटे छोटे स्टेट नहीं है, दमन दीव, दादर नागर एंड हवेली, ऐसे बहुत छोटे छोटे स्टेट्स। ठीक है, एन इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडीज अगेंस्ट वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन हाई कोर्ट। यानी कि मैम अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट भी, एज वेल एज कहाँ जा सकते हैं? और ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 32 में लिखी हुई है। बोलो इतनी कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा,
एंड कौन से ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, जल्दी से बताओ कौन से ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है? कैलकाटा हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट कोर्ट, बट मैंने आपको सब बता रखा है यहाँ पे, है ना, कि कौन कौन से कोर्ट सबसे ओल्डेस्ट होंगे। तो कैलकाटा, मद्रास एंड मुंबई, ये हाई कोर्ट सबसे पुराने। एंड फोर्थ ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ये हमारे यूपी में है। समझता है ध्यान से? आ जाओ, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो बिलो द हाई कोर्ट्स, अब हाई कोर्ट्स के जो बिलो होते हैं वो कौन होते हैं हमारे पास? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट के जो बिलो होते हैं वो हमारे पास